कक्षा 10 का 2 अध्याय हम लोग देखे। पहला अध्याय था वास्तविक संख्या और दूसरा अध्याय था बहुपद। अब 10वीं वर्ग का हम लोग तीसरे अध्याय को देख रहे हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह तीसरा अध्याय है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस अध्याय का जो नाम है उसका क्या अर्थ है। इसमें जो कई शब्दों का प्रयोग हुआ है, सबसे पहले है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक का अर्थ हम लोग समझते हैं, रैखिक का मतलब होता है एक घाती, अर्थात जिस पर पावर 1 हो उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ x लिखते हैं, इस पर पावर कुछ भी नहीं है अर्थात 1 है, तो यह रैखिक कहलाता है। कि जैसे y है, इस पर भी पावर कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो यह भी रैखिक है। रैखिक का मतलब होता है एक घाती अर्थात एक घातांक वाला। रैखिक और फिर समीकरण। तो समीकरण आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यंजक को, किसी भी बीजीय व्यंजक को जब शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक को हम लोग LHS बोलते हैं और एक को RHS बोलते हैं। जैसे अगर हम ये 2x + 4 लिखे हैं तो फिलहाल इसको आप बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन जब इसको हम 0 के तुल्य कर दें तब यह समीकरण कहलाता है। तो 2x + 4 = 0 यह एक समीकरण होगा। और दूसरी बात कि इसमें एक चर है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यह क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस तरह के समीकरण को हल करना हम लोग जानते हैं, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसका एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा उसका केवल एक हल होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होगा। जब आप इस समीकरण का हल निकालेंगे तो इसमें x का मान -2 आएगा, तो इस समीकरण का केवल एक हल हुआ। लेकिन अब सोच करके देखिए कि अगर हम एक ऐसा समीकरण लेते हैं कि x + y = 10, तो यह क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें 2 चर है, पहला चर है x और दूसरा चर है y, और इन दोनों का योग 10 है। तो यह 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है। तो 2 चर वाला जब एक रैखिक समीकरण की हम बात करेंगे तो इसके अनेक हल होंगे। इसके हलों की गिनती नहीं की जा सकती, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसा क्यों होगा? तो आप जरा सोच करके देखिए, अगर हम x के स्थान पर 1 रखें, y के स्थान पर 9 रखें, फिर भी क्या 10 होगा? तो x का मान 1 और y का मान 9 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात x = 1 और y = 9 इस समीकरण का हल होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम x के स्थान पर 2 रखें और y के स्थान पर 8 रखें, फिर भी क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। तो यह 2x = 2 और y = 8 भी समीकरण का हल होगा। इसी प्रकार से आप जितना हल निकालना चाहें वो बटा में लें, दशमलव में लें, कोई सा भी मान ले लें। जैसे मान लेते हैं हम x का मान 4.5 ले लिए, ठीक है, और y का मान हम ले लेते हैं 5.5। तो यह भी क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो x = 4.5 और y = 5.5 भी इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। इस प्रकार से x + y = जो 10 है, इस समीकरण का आप जितना हल निकालना चाहें अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ये रैखिक समीकरण तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन साथ में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात 2 समीकरण का एक साथ आना। तो जैसे हम एक समीकरण लिखे हैं कि x + y = 10, और इसी के संगत अगर एक हम और समीकरण लिख दें कि x - y = 2, x - y = 2, तो अब अगर हम एक ऐसा हल खोजें, x और y के ऐसे मान खोजें जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो, x + y = 10 इसको भी संतुष्ट करता हो और x - y = 2 इसको भी संतुष्ट करता हो, तो इसके लिए आपको बहुत सारा जो है कि मान नहीं मिलता है। और अगर मिलेगा तो उसका भी अलग अर्थ होगा, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन जैसे x का मान आप अगर 6 रखते हैं और y का मान 4 रखते हैं तो 6 और 4 क्या 10 होगा। फिर यहाँ पर भी अगर x का मान आप 6 रखें, y का मान 4 रखें, तो ये किसको घटाएंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि x का मान 6 और y का मान 4 रखने से यह दोनों समीकरण संतुष्ट होता है। इसीलिए इस समीकरण युग्म का हल
x बराबर 6 और y बराबर क्या 4 कहलाएगा। तो फिलहाल हम लोगों को सिर्फ इस अध्याय का मतलब समझना, इसको कैसे हल करना और इसका मानक रूप क्या होगा, इन सब बातों पर लेकर हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो इस चैप्टर का जो नाम है, इसका यह अर्थ हुआ कि इसमें दो समीकरण हमेशा युग्म में आएंगे, दो समीकरण हमेशा साथ में होगा और दोनों रैखिक होगा, दोनों समीकरण रैखिक होगा, साथ में दोनों समीकरणों में दो चर का प्रयोग होगा। कोई जरूरी नहीं कि x और y का ही प्रयोग हो सकता है, आप y, z, t, r किसी भी दो चर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हमेशा दो चरों में होगा, रैखिक होगा और युग्म में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार के समीकरण का जो मानक रूप होगा, तो इसका मानक रूप क्या होगा, इसके मानक रूप पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो इस समीकरण का जो मानक रूप होगा, आइए इसके मानक रूप को देखते हैं हम लोग। तो मानक रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। इसीलिए हम इसमें x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और पहले समीकरण का अचर पद है, अचर मतलब कांस्टेंट, इसीलिए उसको हम c से सूचित किए हैं और इसको c1। तो ये पहला समीकरण हुआ। फिर इसी प्रकार जब दूसरा समीकरण होगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह दो समीकरण हुआ। अब ये युग्म में है, तो इसमें पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें शर्त है कि जो a1, b1, c1, a2, b2 और c2 है, ये सारा वास्तविक संख्या होगा। ये सब अवास्तविक संख्या नहीं होनी चाहिए, ये सब वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या कहने का मतलब हुआ या तो परिमेय हो, अपरिमेय हो, किसी भी तरह का हो, बस जैसे रूट के अंदर -2 आता है, रूट के अंदर -1 आता है, इस प्रकार का संख्या किसी भी चर के गुणांक के रूप में या अचर पद के रूप में नहीं आ सकता है। ऐसा आने से इसका हल वास्तविक नहीं होगा। तो ये इसका मानक रूप है। अब जो है इसके अगर हम लोग हल की बात करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल और इसका जो है कि ग्राफीय विधि द्वारा हल और भी इसका हल करने का जो विभिन्न तरीका है, तो इसके लिए पहले हम लोग ये कि समझते हैं कि आप बिना हल किए, हल तो इसके करने के लिए सीखेंगे ही, लेकिन बिना हल किए आप इस समीकरण के बारे में सारी जानकारी आप पता कर सकते हैं। अब कैसे पता करना है कि जैसे अभी हम एक एग्जांपल दिए कि कोई भी जो समीकरण है, अगर दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि युग्म में है तो हम इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हम एक समीकरण लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर कितना 10, यह एक समीकरण है। अब इससे हम लोग ऐसा समझें कि x और इधर y, ये दो रहेगी क्या है, चर है। तो x का 2 से गुना और y का 3 से गुना, यानी y को अगर 3 बार लें और x को हम 2 बार लें तो इसका योग कितना आता है, 10 आता है। इसका योग 10 आता है। ये अगर ऐसा समझ लें कि x अगर एक कलम की कीमत है और y एक पेंसिल की कीमत है, तो 2 कलम की कीमत और 3 पेंसिल की कीमत मिलकर के कितना होगा, 10 होगा। यह एक समीकरण हम लिखे हैं। इसी के समकक्ष में, इसी के तरह का अगर हम एक दूसरा समीकरण लिखते हैं और दूसरे समीकरण में हम ऐसा लिखें कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम देखें कि 2x प्लस 3y बराबर क्या था 10 और यहाँ पर है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर आप अगर इसका रेशियो देखें 2 और 3 का, इधर 3 और 4 का, 10 और 14 का, तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, ये दोनों रेशियो अलग अलग है। कहने का मतलब है कि अगर 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 10 रुपया है, यहाँ 3 कलम और 4 पेंसिल की कीमत कितने रुपया है, 14 रुपया है। तो इसमें जो है कि क्या करना आपको कि पहला जो होगा, पहला समीकरण का a1 और दूसरे समीकरण का x का गुणांक यानी कि a2, इसका अनुपात, फिर पहले समीकरण के y का गुणांक यानी b1 और दूसरे समीकरण के y का गुणांक यानी b2, इन दोनों के अगर बराबर नहीं आता है, इन दोनों के बराबर अगर नहीं आता है, तब इसका हल होगा, तब इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाता है, ये दोनों अगर बराबर हो जाता है, कहने का मतलब है कि जैसे 2 कलम की कीमत और 3 पेंसिल की कीमत मान लीजिए कि हम 10 रुपये लिखें,
और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 4 जो है कि कलम की कीमत और फिर 6 पेंसिल की कीमत। तो इसमें चूंकि एक ही चीज को बताया गया, जैसे 2 कलम और 3 पेंसिल, तो फिर यहाँ 4 कलम और 6 पेंसिल, इन दोनों का अनुपात क्या हो गया, दोनों जो है कि अनुपात बराबर हो गया। जब ऐसा कंडीशन आएगा तब जो है कि आप इसका हल नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या होगा कि जैसे यहाँ 2 था और 3, तो यहाँ पर कितना 10 हुआ, फिर हम 2 को 4 कर दिए, 3 को 6 कर दिए, तो अब 10 का डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो अब जब आप इन दोनों समीकरण को देखेंगे, इन दोनों समीकरण में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि इसमें जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो इस समीकरण में से आप अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2x + 3y = 20, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 10, तो जो समीकरण था वही समीकरण प्राप्त हो गया। तो यह 2 अलग अलग समीकरण नहीं हुआ, एक ही समीकरण हो गया, यानी कि 2x + 3y = 10, यहाँ पर भी 2x + 3y = 10, ये एक ही समीकरण हो गया। और कभी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अगर एक ही समीकरण आपको दिया जाता है, एक ही समीकरण 2 बार दिया जाता है, तो आप उसका हल क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसी कारण से इस टाइप के समीकरण का जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं हो पाया, बल्कि केवल एक समीकरण हो पाया, तो इसका हल नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इधर 10 दूनी 20, इसका अनुपात बराबर नहीं करके यहाँ पर अगर हम 30 दे देते हैं तो भी इसका हल नहीं हो पाएगा। इससे पहले जो समीकरण लिखे थे उसका तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा था, लेकिन अब अगर यहाँ पे हम 30 कर दें 20 को हटा करके, तब इसका कोई हल ही नहीं हो पाएगा। क्यों हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों का अनुपात जब बराबर है तो इसका अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हल होने के लिए। लेकिन जब बराबर नहीं है तो ये समीकरण के शर्त को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए ऐसे कंडीशन में हल नहीं होगा। तो अब देखिए हम लोग इसमें विचार करते हैं कि गुणांकों के आधार पर, गुणांकों की तुलना करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी समीकरण का हल होगा अथवा नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ हम लोग गुणांकों के अनुपात से ही इस बात का पता लगा सकते हैं, उसके लिए हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ शर्त को लिखते हैं। जो पहला है कि अगर समीकरण 1 में x का गुणांक और समीकरण 2 में x का गुणांक, इन दोनों का अनुपात, फिर समीकरण 1 में y का गुणांक और समीकरण 2 में y का गुणांक, ये दोनों अगर बराबर नहीं है, ये दोनों अगर बराबर नहीं है, तो ऐसा जिस समीकरण में मिलेगा उस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का अर्थ हुआ केवल एक हल। अद्वितीय हल होने का अर्थ है केवल एक हल, तो अर्थात इसका हल संभव है और ऐसे समीकरण का हम लोग हल ज्ञात करेंगे। साथ में यहीं पर एक बात हम और भी जान लें, इस प्रकार के समीकरण को हम लोग संगत समीकरण कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण को संगत समीकरण कहते हैं। और फिर जब हम लोग दूसरे शर्त पर बात करते हैं कि अगर ऐसा हो कि पहले समीकरण के x का गुणांक फिर दूसरे समीकरण के x का गुणांक बराबर होता है दूसरे समीकरण के, पहले समीकरण के y के गुणांक और दूसरे समीकरण के y के गुणांक के बराबर, और साथ में ये तीसरे वाले के भी बराबर होता है, यानी कि दोनों समीकरण के अचर पद का गुणांक। यानी कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर आ जाए तो हम लोग देखेंगे अगर तीनों अनुपात बराबर हो जाने का अर्थ हुआ कि दोनों समीकरण मिलकर के एक समीकरण का बन जाना। दोनों अलग अलग नहीं रहता बल्कि एक ही समीकरण बन जाता है। और हम लोग जानते हैं कि 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से क्या होता है, अनंत हल होता है। तो इसका होगा अनेक हल। ऐसे कंडीशन में अनेक हल होगा। और इस प्रकार के समीकरण को भी हम लोग संगत कहते हैं, क्योंकि इसका भी हल क्या है, संभव है। तो ये दोनों ये कि संगत के लिए ये दोनों शर्त है, इस तरह के दोनों समीकरण को हम लोग ये कि संगत कहते हैं। उसके बाद एक तीसरा शर्त है इसमें कि अगर a1/a2 और b1/b2 और ये दोनों अगर बराबर होता है, लेकिन अगर c1/c2 इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं होता है, अर्थात दोनों समीकरण में x का गुणांक और y का गुणांक ये दोनों आपस में बराबर हो, लेकिन ये दोनों अनुपात अचर पद के अनुपात के बराबर नहीं हो, तो इस तरह के समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा। कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है। और इस तरह के समीकरण को हम लोग बोलते हैं असंगत बोलते हैं। इस तरह के समीकरण को
असंगत समीकरण बोलते हैं। ये चीज है कि समझ में आया। तो इसके लिए ये कि आपको किसी भी समीकरण को हल करने की आवश्यकता नहीं है। हल करने से पहले आप जो है उसमें जो चर हैं और जो अचर हैं उनके अनुपात के आधार पर आप उस समीकरण के बारे में पता लगा सकते हैं कि इस समीकरण के हल की प्रकृति क्या है या किस प्रकार का समीकरण है और इसका हल होगा अथवा नहीं होगा। ये सिर्फ आप उनके गुणांकों के अनुपात से ही क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यह जो है कि इसका बीजगणितीय विधि था कि बीजगणितीय विधि से पता कर सकते हैं। अब इसी की अगर हम लोग ग्राफीय विधि की बात करें, इसके अगर ग्राफ की बात करें तो जो पहला कंडीशन है कि जो इस तरह के समीकरण होंगे, अर्थात ऐसे समीकरण जिसमें x का गुणांक और y का गुणांक इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है। तो जब आप इसका आलेख खींचेंगे तो इसका आलेख होगा प्रतिच्छेदी। इसका आलेख क्या होगा? इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी कहने का अर्थ होता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला, एक दूसरे को काटने वाला। तो इसका आलेख जो है प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब एक आलेख अगर इस तरह का है तो दूसरा आलेख इस तरह का, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, क्रॉस करता है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को काटता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, ये 9th क्लास में भी देखें कि किसी भी दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को x और y का विभिन्न मान लेकर के उसको हम लोग कार्तीय तल में निर्देशांक ज्यामिति में उसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं, x और y का अलग अलग मान लेकर के। तो मान लीजिए कि जो पहला समीकरण है आप उसके लिए जब आलेख खींचे तो ये पहले समीकरण का आलेख आया और फिर ये कि ये दूसरे समीकरण का आलेख हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि दोनों आलेख जो है एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब हुआ कि यह बिंदु जो है यह दोनों आलेख पर है, दोनों आलेख पर है, अर्थात पहले आलेख पर भी और दूसरे आलेख पर भी। और दोनों आलेख पर जब यह बिंदु है, इसका मतलब इस बिंदु में जो x का मान है और y का मान है वो x का मान इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है और ये इस समीकरण को भी क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसीलिए इस पूरे प्रश्न का हल इसी बिंदु में मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि अनुपात में x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर अलग अलग हो और आप उसका अगर आलेख खींचें तो उसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं कि जैसे अगर x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद अगर ये तीनों अनुपात बराबर आ जाए, जब आप इसका आलेख खींचेंगे तो इसका आलेख क्या होगा, तो इसका आलेख हो जाएगा आश्रित। इसका आलेख क्या होगा, आश्रित होगा। आश्रित होने का मतलब एक ही पर जो है, संपाती भी कह सकते हैं उसको, आश्रित कहिए या संपाती कहिए। यानी कि जैसे आप एक आलेख खींचे, एक पहले समीकरण के लिए आलेख खींचे, जब दूसरे समीकरण के लिए आलेख खींचेंगे तो दूसरा आलेख भी फिर इसी पर होगा। तो कहने का मतलब है कि पहले वाले आलेख का जितना भी बिंदु है वो सारा बिंदु दूसरे आलेख पर भी होगा। यानी पहला का सारा बिंदु और दूसरे का सारा बिंदु ही कॉमन है। तो कोई एक बिंदु कॉमन हो तो एक हल होगा, दो बिंदु कॉमन होने पर मान लीजिए कि दो हल होगा। तो किसी का अगर करोड़ों बिंदु जो कॉमन हो जाए तो एक रेखा में कितना बिंदु होता है, अनंत बिंदु होता है। रेखा में बिंदु को तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो यह जो एक रेखा है और यह भी रेखा है और इन दोनों रेखा जो संपाती है एक दूसरे पर है, तो दोनों में देखिए क्या अनंत बिंदु पूर्वनिष्ठ है, अर्थात ऐसे समीकरण का अनंत हल होगा। तो जिसमें x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद का गुणांक, ये तीनों गुणांक, तीनों का एक अनुपात अगर बराबर आ जाता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और ये जो अंतिम वाला शर्त है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अर्थात x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद का अनुपात। तो इसमें अगर x का गुणांक और y का गुणांक दोनों बराबर हो परंतु यह अनुपात अचर पद के अनुपात के बराबर नहीं हो, तो जब आप इसका जब आलेख खींचेंगे तो इसका आलेख होगा समांतर। इसका आलेख समांतर होगा। समांतर कहने का अर्थ कि एक का आलेख इस तरह, दूसरा का, ये अगर पहला का आलेख है तो ये दूसरा का आलेख है और दोनों समांतर हो गए, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होगा, अर्थात और एक ही हल होगा। अगर सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो सारा उसका हल होगा, अनंत हल हो जाएगा। और अगर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता अर्थात दोनों समांतर है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये था कि आप इसमें समीकरण को बिना हल किए आप सिर्फ उनके गुणांकों के अनुपात के आधार पर आप ये बतला सकते हैं कि इसका हल होगा या नहीं होगा, और इसका हल होगा तो किस प्रकार का होगा, और इस समीकरण को हम लोग किस प्रकार का समीकरण कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को
हल करने का कौन कौन सा तरीका है, इसको किस किस तरीका से हम लोग हल कर सकते हैं और इसके हल का क्या अर्थ होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। तो हम लोग देखिए अभी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है ना, और उसमें हम लोग बिना हल किए उसके हल के बारे में कैसे जानकारी करेंगे कि इसका हल होगा तो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल केवल एक ही शर्त में निकाला जाता है, जब इसका अद्वितीय हल हो। अगर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है तो उसका हल नहीं करना है। अगर कोई हल नहीं है तो भी उसमें ये हम लोग को हल करने के लिए नहीं जाना है। तो तीन जो शर्त पढ़े उसमें केवल एक ही शर्त में, जिस शर्त में अद्वितीय हल होता है, केवल उसी शर्त में किसी समीकरण को हल किया जाता है। और इसको हल करने की अलग अलग विधि है, कुछ बीजगणितीय विधि है, कुछ ज्यामितीय विधि है। यहाँ पर हम लोग कुछ विधि का नाम लिखे हैं। पहले नंबर पे प्रतिस्थापन विधि, दूसरे में विलोपन विधि, और तीसरे में वज्र गुणन विधि, चौथे में तुलनात्मक विधि, और पांचवी में ग्राफीय विधि। ये सिर्फ हम कुछ ही विधि का नाम लिखे, इसके अलावा और भी कुछ विधियां हैं। जैसे आव्यूह विधि, मैट्रिक्स के मदद से भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन चूँकि वो सब आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उन सब की चर्चा नहीं किए। यहाँ पे जो कुछ प्रमुख विधियाँ हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिसमें पहला विधि हम लोग लिखे हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि को हम लोग एक नंबर पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप सभी एक चर वाला रैखिक समीकरण को बनाने के लिए जानते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा समीकरण दिया जाए जो एक चर में हो, एक चर में कहने का अर्थ हुआ कि जैसे 3x - 6 = 0, तो यह समीकरण एक चर में है। तो इस समीकरण को आप सभी बनाने के लिए जानते हैं। लेकिन यहाँ जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये आपको बनाने में कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें दो चर हैं, तो आपको नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर इस तरह का समीकरण आपको दिया जाए, इस तरह के समीकरण को आप बना सकते हैं। और सिर्फ इस तरह नहीं, अगर ये x कई बार अगर आता है, जैसे यहाँ पर हम 3x लिखे हैं -7 - 2 × x - 1 = 3, इस टाइप का भी अगर समीकरण आए तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्यों हम कर सकते हैं ये सब समीकरण को? क्योंकि इसमें भी एक ही चर का प्रयोग हुआ है, इसमें भी एक ही चर का प्रयोग हुआ। तो इस तरह के समीकरण को आप लोग हल करने के लिए जानते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से, इस विधि में हम आप लोग को सिर्फ इतनी बात बताएंगे कि जो समीकरण दो चर में लिखा हुआ है, जो दो चर में लिखे गए समीकरण है, उसको हम सिर्फ एक चर में बदल देंगे। और एक चर में बदल देने के बाद उसको बनाना आपका काम होगा। ये भी है कि जो समीकरण दो चर में लिखेंगे और उसको एक चर में कैसे ला देंगे। क्यों? क्योंकि एक चर में आ जाने के बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना हम लोगों को आता है। इसलिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में सिर्फ जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जो दो चरों में लिखे गए हैं, ऐसे समीकरण को हम सिर्फ एक चर में इसको बदल देंगे। इसके लिए पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, ये पहला समीकरण है 2x + 3y = 7। और दूसरा समीकरण है ये दो समीकरण लिखे। पहला समीकरण है 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है 5x + 2y = 12। ये दो समीकरण है। तभी आप इन दोनों समीकरण को देख रहे हैं, तो इसमें दो चर है और ये युग्म में है। तो इसको लेकर हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको एक चर में, एक चर में कैसे बदलना है इस बात को समझिए। यह समीकरण एक है और यह समीकरण दो है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चीज को प्रतिस्थापित कर देना, उसको हटा देना। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग समीकरण एक को ले, इसको बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि समीकरण एक से, तो समीकरण एक जो है हमारा वो है 2x + 3y = 7। तो इसमें आपको क्या करना है कि प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चर को प्रतिस्थापित कर देना, उसको हटा देना, उसको दूसरे में लेके बदल देना। तो यहाँ पे आप चाहें किसी भी एक को, या तो आप x वाले को रहने दें या y वाले को रहने दें, ये आपकी मर्जी पर है, आप इसमें जिसको रहने देना चाहें। चलिए हम 3y वाले को रहने देते हैं और 7 इधर जो 2x वाला टर्म है इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो -2x होगा। और इसलिए
y का मान जो होगा 7 माइनस 2x बटा 3 होगा। कहने का मतलब है कि y जो है अब ये x के रूप में आ गया। y किसके रूप में आ गया? x के रूप में आ गया। y के स्थान पर y जो है ये बराबर है 7 माइनस 2x बाई 3 के। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ पर y आएगा y को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उसको विस्थापित कर सकते हैं। y के स्थान पर 7 माइनस 2x बाई 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये इस समीकरण से हम y का मान निकाले। अब यहाँ पर देखिए कि 5x है प्लस 2y है। y के स्थान पर अगर हम y ना लिखकर 7 माइनस 2x बाई 3 लिख दें तो क्या इस समीकरण में एक ही चर होंगे? बिल्कुल एक ही चर होंगे। ये तो x है ही और यहाँ पर y के स्थान पर फिर हम x के पदों में जो मान आया y का हम इसको रख देंगे। ये पूरे समीकरण में एक ही चर होगा, वो x होगा। तो यह समीकरण जो अभी दो चरों में लिखा हुआ है वह एक चर में बदल जाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। और जब एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाएगा तो इसको हम लोग बनाने के लिए जानते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये जो y का मान निकला x के पद में, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण 3 मान लिया। ये किसका मान निकला? y का मान निकला। ये किसका मान निकला? y का। अब इसको हम दूसरे समीकरण पर रखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 से आप y का मान निकालें और फिर से आप 1 में ही रख दें। ऐसा नहीं है, 1 के संबंध को आपको 2 पर रखना है। तो 1 से हम y का मान निकालें। अब इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में y का मान रखने का। तो समीकरण 2 क्या है? 5x। x को तो हमको कुछ नहीं करना है, x में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम मान रख रहे हैं y का। तो सिर्फ y वाला जो है प्रभावित होगा, x वाला कुछ नहीं होगा। प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है? y है। तो y को प्रतिस्थापित कर देना, उसको रिप्लेस कर देना। किससे? उसके x वाले मान से। तो y का ये x वाला मान है, अर्थात x के पद में मान है 7 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 12। अब आप इस समीकरण को देखिए। इस तरह का समीकरण आप जो है कि 6 में, 7 में, 9th में, इस तरह के पिछले क्लासेस में इस तरह के समीकरण को बनाए, क्योंकि इसमें एक ही चर है। अब इस समीकरण को देखिए आप बना सकते हैं। तो यही बात बताया था आपको कि प्रतिस्थापन जो है वह विधि है जिस हम लोग क्या करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पहले एक चर में बदल देते हैं और एक चर में बदल देने के बाद फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण को हमको हल करना आता ही है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। इससे x का मान प्राप्त हुआ। अब यह समीकरण जो हम हल करेंगे इससे किसका मान प्राप्त होगा? x का मान प्राप्त होगा। और उस x के मान को अगर हम यहाँ पर रख दें किससे? इससे y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है ये। अब इसको देखिए हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए 5x बाई 1 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 12। बस समझ गए? अब ये इसमें क्या करना है, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 3, तो 15x प्लस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1 ही होगा। अब 1 से हम इसको इंटू कर देंगे तो उतना ही होगा। 2 से इंटू करेंगे 1 को तो 2 ही होगा। तब यहाँ पर डायरेक्ट इसको इंटू करके लिख देते हैं। 2 को 7 से इंटू कर दिए 14 माइनस 2 को 2x इंटू कर दिया 4x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर क्या है? 15x है और यहाँ पर क्या है? 4x। तो 15x में से 4x माइनस कर दीजिए तो 11x हो गया। 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 3 इधर डिवीजन में है, भाग में है, इधर आएगा तो ये 12 के साथ गुना हो जाएगा। तो 12 किया 36। तो इस प्रकार से 11x बराबर 36 घटा 14। अब जो है 11x बराबर 36 में जाएगी 14 घटा दीजिए कितना? 22 आएगा। तो x बराबर 22 बटा 11, इसलिए x का मान 2। तो इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल किए और इसका x का मान आ गया 2। अब x का मान प्राप्त हो गया। अब आप चाहे तो x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 जो है स्पेशल y के लिए है।
इसमें इसके आगे जिसमें सिर्फ y है, इसमें पक्षांतरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमको सबसे आसानी यही होगी कि हम समीकरण 3 में x का मान को रखेंगे। तो समीकरण 3 में x का मान रखने, समीकरण 3 में x का मान रखने y बराबर क्या हो जाएगा? तो 7 माइनस 2 और यहाँ पर क्या था x, तो x का मान जो हम यहाँ पर रख दिए, जो x का मान प्राप्त हुआ 2, उस जगह 2 को हम यहाँ पर रख दिए। उसके बाद ये कि अब क्या हो गया 7 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, तो 7 माइनस 2 टू जा 4 बाई 3, इसमें क्या होगा 3 बाई 3 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से जब समीकरण 3 में हम x का मान रखते हैं तो y का मान कितना 1 प्राप्त होता है, y का मान 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस समीकरण युग्म का हल संपन्न हुआ। इसमें x का मान प्राप्त हुआ 2 एवं y का मान प्राप्त हुआ 1। तो इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो समीकरण दिया रहेगा। आप किसी भी समीकरण को, यहाँ आप अगर समीकरण 2 को लेना चाहते थे 2 को भी ले सकते थे। किसी भी एक समीकरण को लेकर के किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में आपको ज्ञात कर लेना है, और फिर आप जिस समीकरण से उस चर का मान ज्ञात किए हैं दूसरे समीकरण में उस चर को आपको क्या कर देना, बदल देना है उसके मान से। उसके बाद अब एक चर में एक समीकरण प्राप्त होगा और उसको आप हल करेंगे तो आपको एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा। उसको समीकरण तीसरे समीकरण में रख करके आप उसका मान निकाल सकते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की इसी विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं।